हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। उठने के बाद रोहित और अनिका तैयार होकर सीधा सीक्रेट अंडरग्राउंड पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह देखते हैं कि कौटिल्य अभी तक भी एक टच स्क्रीन की ओर देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ मोड़कर सिर के पीछे की ओर किए हुए थे। उसकी दोनों हथेलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी। बड़े ही रिलैक्स मोड में वह सब कुछ देख रहा था, जैसे कि अपनी कोई फेवरेट मूवी देख रहा हो। वह इतना मग्न था कि बाकी की दुनिया का उसे कोई होश नहीं था। तभी रोहित पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। यह कौटिल्य के लिए बहुत बड़ी बात थी। वह घबराकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आप दोनों कब आए? रोहित बड़े ही आराम से अपने बिजनेसमैन के एटीट्यूड को कैरी करते हुए जवाब देता है, बस अभी। कौटिल्य उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर यह चल क्या रहा है। उन दोनों का कहना है कि वह रिया नहीं है। पहले उन्हें लगा कि वह रिया की हमशक्ल है, फिर उन्हें लगा कि वह कोई इंसान नहीं है बल्कि छलावा है, फिर उन्हें लगा कि वह एक रोबोट है, और अभी आगे उन्हें क्या क्या लगेगा यह समझना मेरे वश की बात नहीं है। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि इस वक्त रिया शांति से लेटी हुई है। जितना मैं समझ पाया हूँ उसे बेहोश किया गया है। हमें उसे जल्द से जल्द वापस लाना होगा, नहीं तो पता नहीं यह लोग उसके साथ क्या क्या करेंगे। कौटिल्य की चिंता को देखकर अनिका उसे जवाब देती है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक हमारे पास उसकी त्रिमूर्ति हैं तब तक वह रिया को कुछ नहीं कर सकती। उनके बदले में वह हमें खुशी खुशी रिया को वापस देंगी। कौटिल्य कहता है, अगर आपको इतना यकीन है तो ठीक ही होगा, लेकिन उस औरत का भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उसने रिया को किसी तरह से नुकसान पहुंचा दिया तो? इस बार अनिका मुस्कुराकर कहती है, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ आगे मैं संभाल लूंगी। अभी तुम जाओ और जाकर आराम करो। अभी करने के लिए हमारे पास बहुत काम है, और उससे पहले तुम्हारे दिमाग और शरीर दोनों को आराम मिलना ज़रूरी है। इस वक्त तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि वह कितनी थकी हुई हैं और तुम्हें नींद की ज़रूरत है। अब कौटिल्य कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पहले ही अनिका बड़े ही आराम से कहती है, अब तुम जा सकते हो। इतना कहने के तुरंत बाद अनिका रोहित की तरफ मुड़ जाती है। कौटिल्य के पास अब यहाँ से जाकर आराम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कौटिल्य जी मैडम कहकर वहाँ से चला जाता है। कौटिल्य के साथ अनिका और रोहित का व्यवहार सौहार्दपूर्ण मात्र इसी कारण से था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि भूमि और कौटिल्य अभी भी रिश्ते में है और भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए कौटिल्य उनके लिए अपने परिवार जैसा हो चुका था। रोहित अनिका से कहता है, अब तक दमयंती देवी को वह खास खबर मिल चुकी होगी। वह लाख कोशिश करके भी हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अपनी गुस्ताखी के लिए उसने अच्छी कीमत चुकाई है। तुम्हारा दिया यह सबक उसे हमेशा याद रहेगा। अनिका रोहित की तरफ देखती है और फिर एक पल की खामोशी के बाद कहती है, हम भी उसकी अपनी औलाद तक नहीं पहुंच पाए। योगराज को दमयंती देवी ने जन्म नहीं दिया था, वह उसने गोद लिया था। या यह भी कह सकते हो कि उसने योगराज को दुनिया में सामने अपने बेटे के रूप में पाल पोस कर बड़ा किया था। यह सुनकर रोहित को बड़ी हैरानी होती है। वह कुछ पल के लिए सिर्फ अनिका की तरफ देखता है और उसके बाद पूछता है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? और यह सब तुम्हें कब और कैसे पता चला? क्या तुम इस बारे में पहले से जानती थी? अनिका जवाब देती है, नहीं, ना मैं इस बारे में पहले से कुछ नहीं जानती थी और ना ही कोई और इस बारे में कुछ भी जानता है। आज जब योगराज को उसके किए का भुगतान करना पड़ा तब उसने खुद अपने मुंह से यह बात कबूल की है। मौत से बचने के लिए वह लगातार इस बात को दोहरा रहा था। जब मैंने उसकी गाड़ी के सिस्टम को हैक किया तो उसके अंदर से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी, जिसके आधार पर मुझे यह सब पता चला। इसके बाद अनिका वहाँ का सारा हाल रोहित को विस्तार से कह सुनाती है। योगराज गाड़ी के अंदर से ही चिल्लाते हुए कहता है, मैं दमयंती देवी का बेटा नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ दुनिया के सामने बेटा घोषित किया गया हूँ।
रिया को किडनैप करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे बख्श दो। वह अच्छी तरह जानता था कि गाड़ी के अंदर से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आज जब मौत उसके सिर पर नाचने लगी, तब अपने आप को बचाने के लिए उसने यहाँ तक कहा, मुझ बिन माँ बाप की औलाद को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो यह भी नहीं जानता कि मेरी अपनी सगी माँ कौन है, वह इस दुनिया में है भी या नहीं। अब तक मैं यह भी पता नहीं लगा पाया कि मैं दमयंती देवी के किसी अपने की औलाद हूँ अथवा उसके किसी दुश्मन की। मेरी मजबूरी है दमयंती देवी की हर बात को मानना। उसके गुनाहों की सज़ा तुम मुझे क्यों दे रही हो? फिर एक डरे हुए बच्चे की तरह रोते बिलखते हुए कहता है, मुझे एक बार छोड़ दो, उसके बाद दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, तुम्हारे किसी काम के बीच में नहीं आऊँगा। मैं अभी भी तुमसे बहुत दूर ही जा रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो। अंत में अनिका रोहित से कहती है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए और इस बात को समझने के लिए कि वह एक गुनहगार है, उसने बहुत देर कर दी थी। रोहित चुपचाप अनिका की तरफ देखता रहता है। कुछ पलों के बाद अनिका कुछ सोच कर आगे कहती है, कितनी हैरानी की बात है कि योगराज यह जानता था कि दमयंती देवी ने उसे जन्म नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वह उससे कभी यह नहीं जान पाया कि उसके अपने माता पिता कौन है। क्या पता किसका घर उजाड़ कर उस दमयंती देवी ने अपने सपने को अंजाम दिया होगा। रोहित कहता है, कोई तो ऐसा होगा जो दमयंती देवी का अपना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में उसका अपना कोई ना हो, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से वह अनाथ नहीं थी, उसका परिवार था। अब अनिका कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन फिलहाल हमें इस बारे में ज़्यादा सोचने या जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे पास दमयंती देवी की जो मोहरें हैं, हमें उन्हीं के दम पर आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, खासकर वह लच्छो। इतना कहने के बाद अनिका चुप हो जाती है और फिर से कुछ सोचने लगती है कि इसी वक्त रोहित उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है? अनिका जवाब देती है, मैं सोच रही हूँ कि हमें आनंद से मिलने जाना चाहिए। रोहित अनिका की बात का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हमें वहाँ जाना चाहिए। आखिर तुम्हारी बहन की होने वाली रिश्तेदारी का सवाल भी है, लेकिन अगर अभी तुम उससे कुछ बात करना चाहती हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त वह कोई भी बात करने की स्थिति में होगा? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस वक्त हमारा वहाँ जाना ठीक होगा? अब अनिका कुछ परेशान होते हुए कहती है, नहीं, मुझे भी यह ठीक नहीं लग रहा है कि इस वक्त हम वहाँ जाएं। अनिका जवाब देती है, मैं सोच रही हूँ कि हमें आनंद से मिलने जाना चाहिए। रोहित अनिका की बात का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हमें वहाँ जाना चाहिए। आखिर तुम्हारी बहन की होने वाली रिश्तेदारी का सवाल भी है, लेकिन अगर अभी तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त वह कोई भी बात करने की स्थिति में होगा? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस वक्त हमारा वहाँ जाना ठीक होगा? अब अनिका कुछ परेशान होते हुए कहती है, नहीं, मुझे भी यह ठीक नहीं लग रहा है कि इस वक्त हम वहाँ जाएं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि लक्ष्य एक मजबूत इंसान है। दरअसल मुझे लगता है कि उस विषय पर देर करना ठीक नहीं होगा। हम एक बार वहाँ चलते हैं, अगर हमारी लक्ष्य से उस बारे में कोई बात हो सके तो ठीक है, नहीं तो उसे दिलासा देकर लौट आएंगे। अब रोहित कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं अभी इंतज़ाम करवा देता हूँ और वहाँ खबर भी भिजवा देता हूँ। इसके बाद रोहित वहाँ से कुछ कदम दूर जाने लगता है ताकि चिराग मेहता और सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर सके, लेकिन तभी कुछ सोच कर रुक जाता है। फिर अनिका की तरफ घूम कर कहता है, क्या तुमने यह सोच लिया है कि दमयंती देवी के पास मौजूद रिया के लिए अब क्या करना है? पहले अनिका सिर्फ मुस्कुराती है और कुछ सेकंड के बाद इस बात का जवाब देती है, हाँ, मैंने इस बारे में काफ़ी पहले ही सोच लिया है, बस उसी को अंजाम देने का इंतज़ार है। रोहित अपनी गर्दन हिलाता है और फिर फ़ोन पर बात करने लगता है। रोहित की सारी बात सुनने के बाद उधर से चिराग मेहता जवाब देता है, जी सर, हो जाएगा, मैं थोड़ी देर बाद आपको इन्फॉर्म करता हूँ। इधर रोहित और अनिका दोनों स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे कि तभी चिराग की कॉल आती है। रोहित फ़ोन उठाता है तो चिराग कहता है, सर, लक्ष्य सान्याल ने आप दोनों के लिए मैसेज दिया है, खासकर अनिका मैडम के लिए। रोहित बिना कुछ कहे आगे सुनने लगता है। चिराग कहता है,
सर बात कहीं अजीब है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसका मतलब समझ जाएंगे। लक्ष्य सान्याल का कहना है कि आप दोनों वहाँ न जाएं, इससे दूसरी तरह के विवाद खड़े हो सकते हैं। उसका कहना है कि मैं वक्त की ज़रूरत को समझता हूँ, लेकिन मैं आज रात खुद मारवा हाउस आऊँगा और आपसे मिलूँगा। अब रोहित चिराग को जवाब देता है। ठीक है। जैसे ही रोहित फ़ोन रखने लगता है, तभी चिराग कहता है, सर। चिराग की आवाज़ सुनकर रोहित रुक जाता है और पूछता है, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो चिराग? चिराग जवाब देता है, जी सर, एक और बात भी थी जो लक्ष्य सान्याल ने कही है। रोहित चिराग की झिझक को आसानी से सुन सकता था, इसलिए वह कहता है, बिना झिझक के कहो। चिराग मेहता कहता है, उसने कहा है कि आई होप आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा। रोहित पलटकर चिराग से कहता है, लक्ष्य सान्याल जिस वक्त भी मिलना चाहे उसे सीक्रेटली मारवा हाउस ले आना। चिराग मेहता कहता है, जी सर, हो जाएगा। यह सारी बातें अनिका सुन रही थी, इसलिए उसे अलग से इस विषय पर कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं थी। उधर लक्ष्य सान्याल सारी परिस्थितियों को देखकर अच्छी तरह समझ चुका था कि अनिका या उसके संबंधियों में से किसी का भी सान्याल परिवार से इस समय मिलना ठीक नहीं होगा। इसलिए पहले उसने श्वेता को मना किया और उसके बाद मल्होत्रा परिवार को, और अब मारवा परिवार से अपने घर पर मिलने से मना कर दिया। अब अनिका एनी से बात करती है। अनिका एनी से पूछती है, एनी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस काम को पूरा करने में और कितना वक्त लगेगा? एनी जवाब देती है, इसे पूरा करने में अभी लगभग 36 घंटे और लगेंगे। अब अनिका पूछती है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तब तक यह पूरा हो जाएगा? एनी जवाब देती है, जी मैडम, यह पूरा हो जाएगा। अब अनिका अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर से पूछती है, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि यह सक्सेसफुल रहेगा? अब एनी जवाब देती है, हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने उसके सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अच्छी तरह स्कैन किया था। मैं ज़रूर इसे समय पर बना दूंगी। आपको याद होगा, आपके ही कहने पर उसके लिए सॉफ्टवेयर मैंने खुद तैयार किया था और उसके बाद डाउनलोड भी किया था। अब अनिका कहती है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ज़रूर इसे पूरा कर लोगी। मैं अपने अगले टारगेट के बेहद करीब हूँ, बस इसलिए कंफर्म कर रही थी ताकि अपने अगले काम को अंजाम देने से पहले सही निर्णय ले सकूँ।